फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी की न्यू क्लास में प्लानिट के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिट को हिंदी में हम लोग ग्रह कहते हैं। तो आज हम लोग प्लानिट के मीनिंग यानी कि अर्थ के बारे में जानेंगे, प्लानिट की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, और नंबर ऑफ प्लानिट यानी कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है उसके बारे में जानेंगे, और अंत में हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा जो प्लानिट का डिफिनेशन यानी कि जो परिभाषा दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। प्लानिट जिसको हम लोग हिंदी में ग्रह भी कहते हैं, तो प्लानिट ग्रीक वर्ड यानी कि लैटिन वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका मीनिंग यानी कि अर्थ होता है परिभ्रमक होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिवॉल्वर कहते हैं। तो प्लानेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या रिवॉल्वर होता है। परिभ्रमक या रिवॉल्वर का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। किसके चारों ओर घूमने वाला? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं। तो अब हम लोग प्लानेट के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। प्लानेट कहते किसको हैं? तो बोलेंगे वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं। तो बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इट्स कॉल्ड प्लानेट। तो मतलब वे सेलेस्टियल बॉडी जो सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि प्लानेट के पास अपना लाइट यानी कि प्रकाश, एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं होता, बल्कि इनको सूर्य के द्वारा लाइट और एनर्जी क्या होता है? प्राप्त होता है। तो प्लानेट के पास अपना लाइट और एनर्जी नहीं होता है, और इनको लाइट और एनर्जी सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि प्लानेटों की कुल संख्या 8 है, मतलब कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि एक संस्था है, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भी कहते हैं। तो इस संस्था के द्वारा जो ग्रहों की नई परिभाषा दी गई है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IAU भी कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भी कहते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन आया होगा कि IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो खगोल विज्ञान से संबंधित शोध यानी कि रिसर्च, नामकरण यानी कि नेमिंग और मानकों का निर्धारण करता है, मतलब सेट स्टैंडर्ड्स करता है। तो आप लोग को IAU के बारे में तो पता ही चल गया होगा, मतलब विज्ञान से संबंधित जो भी रिसर्च यानी कि जो भी शोध हो रहा है, या फिर उसका जो नाम देना है, मतलब जो भी ग्रह उपग्रह का जो नामकरण जो करता है वो IAU संस्था करता है, या फिर मानकों का निर्धारण करता है, मतलब जो भी मानक हो या जो भी स्टैंडर्ड हो उसको जो सेट करने का काम करता है वो IAU नामक संस्था करती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो IAU की स्थापना 28 जुलाई 1919 को ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में हुई थी।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 1919 को ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में हुई थी। अब इसके प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो IAU नामक संस्था का पहला जो प्रमुख कार्य है, ग्रह, उपग्रह, तारा और अन्य खगोलीय पिंड का नामकरण करना, मतलब उसका नाम देना कि कौन सा ग्रह, कौन सा उपग्रह और कौन सा तारा का क्या नाम होगा, उसका नामकरण जो डिसाइड जो करती है वो IAU नामक संस्था करती है। दूसरा, खगोल विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब खगोल विज्ञान में जो भी सहयोग जो देना है वो IAU नामक संस्था के द्वारा दिया जाता है। तीसरा, खगोलीय मानक और परिभाषा का निर्धारण करना, मतलब जो भी मानक है या फिर जो भी परिभाषा देना है, मतलब ग्रहों के बारे में कोई परिभाषा देना है, उपग्रहों के बारे में कोई परिभाषा देना है, तो उसका जो निर्धारण करती है वो IAU नामक संस्था करती है। और चौथा, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो हम लोग IAU नामक संस्था के प्रमुख कार्य के बारे में भी जान गए। अब अभी हम लोगों ने IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहते हैं, इसके बारे में जान लिया। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसका प्रत्येक 5 वर्ष में एक बैठक होती है। IAU नामक संस्था का प्रत्येक 5 वर्ष में एक बैठक होती है, मतलब 1 समिट इन 5 years। और इसका एक बैठक 2006 में हुआ था, जिसे हम लोग प्राग सम्मेलन या प्राग समिट भी कहते हैं। इसी बैठक में ग्रहों की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई थी कि ग्रह होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। उसकी परिभाषा 2006 में प्राग सम्मेलन में IAU नामक संस्था ने दी थी। तब अब हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नामक संस्था के द्वारा जो ग्रहों की नई परिभाषा दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा सबसे पहली परिभाषा जो दी गई है कि ग्रह उसे कहेंगे जिसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। दूसरा, इसका आकार लगभग क्या होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल होना चाहिए। तीसरा, कि ग्रह उसे कहेंगे जो पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ना काटता, बल्कि अपने ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या करे? चक्कर लगाए, दूसरे की कक्षा में प्रवेश ना करे या दूसरे की कक्षा को ना काटे, तभी जाके हम लोग उसको ग्रह कहेंगे। चौथा, घूर्णन काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग रोटेशन पीरियड कहते हैं। रोटेशन पीरियड उसे कहेंगे जब ग्रह अपने ही एक्सिस पर, मतलब अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, तो उसे हम लोग रोटेशन पीरियड कहते हैं। और परिक्रमण काल, जिसको हम लोग रेवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। तो परिक्रमण काल उसे कहते हैं जब ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो वो उसका परिक्रमण काल यानी कि रेवोल्यूशन पीरियड होता है। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल का समय क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, यानी कि फिक्स होना चाहिए। मतलब जैसे पृथ्वी का रोटेशन पीरियड है 24 आवर, इसका मतलब पृथ्वी 24 आवर में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल यानी कि रेवोल्यूशन पीरियड है 365 दिन, यानी कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो ये समय निश्चित यानी कि फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, जो इन चारों शर्तों को क्या करता? पूरा करता। पहला, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आकार स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होना चाहिए। तीसरा, पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ना काटता। चौथा, घूर्णन काल और परिक्रमण काल का समय क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रहों के बारे में। तो आप लोग को मैंने बताया कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 हैं, जिसमें
सूरज के नज़दीकी का सबसे ग्रह मरकरी है, जिसको हम लोग बुध कहते हैं। दूसरा वेनस है, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। तीसरा अर्थ है, जिसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। चौथा मार्स है, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। और पांचवा जुपिटर है, जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं। छठा सैटर्न है, जिसको हम लोग शनि कहते हैं। सातवां यूरेनस है, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। और सबसे अंतिम में नेपच्यून है, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि सूरज के नज़दीकी के जो 4 ग्रह हैं, इसे हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इनर प्लैनेट कहते हैं, जो कि चट्टानों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो कि चट्टानों के बने होते हैं। और सूरज के दूर का जो 4 ग्रह है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसे हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये गैसों के बने होते हैं। तो अब हम लोग अगली क्लास में एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।